क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने स्टार्ट किया था कि आखिर स्पिन क्या होता है। स्पिन के ऊपर बेस आपके पास है पोर्शन नंबर 6, तो उसको आपने पढ़ा और वहां से आपके पास जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने कर लिया जो आपसे CSIR नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। देन आप लोगों ने स्टार्ट किया था एटॉमिक टर्म सिंबल को। एटॉमिक टर्म सिंबल क्या होता है उसके बारे में आपने बात की और लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ लिया कि आखिर RS कपलिंग क्या है और JJ कपलिंग क्या है, कब आपको उन स्कीम्स को अप्लाई करना है वो भी आप पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चाहे वो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो या फिर आपके पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो, उसका आप स्पेक्ट्रा करोगे तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है उसके ऊपर बेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा जहां हमने बात की थी LS कपलिंग की और JJ कपलिंग स्कीम की। कब हम किस स्कीम को लगाएंगे उसके बारे में आप लोग बात कर चुके हो और उस स्कीम की हेल्प से आप निकाल पाते हो अपने एटॉमिक टर्म को, राइट। तो एटॉमिक टर्म को निकालने के बाद आप निकालते हो एटॉमिक टर्म सिंबल को। तो ये एटॉमिक टर्म सिंबल आपने क्यों निकाला था उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब आपके जो एटम है उस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, या फिर उसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन आपके पास जो एटम है उसका स्पेक्ट्रा और जो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास एटम है उसका स्पेक्ट्रा, उनमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं दोनों स्पीशीज के लिए, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन हो। तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दोबारा बोलूंगा कि प्लीज आप लोग लास्ट लेक्चर्स देख कर आइए ताकि एक कनेक्टिविटी आपको फील हो और आप इस चैप्टर को अच्छे समझ सको। और समझ लोगे तो उसके बाद क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपने क्रैम करने की कोशिश की तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो करने में आपको काफी डिफिकल्टी हो सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सिलेक्शन रूल इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मैंने आपके सामने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर सिंगल इलेक्ट्रॉन का पास स्पेक्ट्रा कैसे होता है। तो भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर आप लोग बात कर आ चुके हो, पहले आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन एटम को। तो हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त आपने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी स्पीसीज सिंगल इलेक्ट्रॉन होती है तो उसके एनर्जी लेवल्स आप किस तरीके से बनाते हो, राइट। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या होता है भाई, आपके पास यहाँ पर होता है 1s, राइट। 1s के बाद आपने कहा कि आपके पास जो यहाँ पर 2s स्टेट होगी, आपके पास जो यहाँ पर 2p स्टेट होगी, तो आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, राइट। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाकर दिखा देता हूँ। तो हाइड्रोजनिक स्पीशीज के अंदर आपने कहा कि आपके पास जो 1s है उसकी सबसे कम एनर्जी, देन 2s और 2p की आपके पास सेम, देन 3s, 3p और 3d की आपके पास सेम। तो इस तरीके से आप अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाया भी करते थे। दीज आर योर 3p है ना, ये आपके पास मान लो 3s है और यहाँ बनाते थे आप लोग यहाँ पर इस तरीके से 3d। तो इस तरीके से आप इनके एनर्जीज को सेम बोलते थे और आप कहते थे कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जैसे ही आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि आपके पास लेट्स से कि हीलियम एटम आ गया, लिथियम एटम आ गया, जहां पर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में आपके पास जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑर्डर नहीं होता। वहां पर आपके पास इन एनर्जी लेवल्स के अंदर भी आपकी स्प्लिटिंग देखने को मिल सकती है। 2p ऊपर होता है, 2s नीचे होता है, देन इस 2p को भी आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, राइट। तो फर्दर स्प्लिट करने के बाद जो लेवल्स आपके पास बनेंगे उनको क्या नाम दें आप, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक टर्म सिंबल। और इसीलिए आप लोग कहते हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होती है टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, राइट। स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स में या फिर एटम्स के अंदर ट्रांजिशंस होता है उनके एनर्जी लेवल के अंदर, और उसी ट्रांजिशंस के दौरान उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्व की है या फिर एमिट की है उसको स्टडी कर ही आप लोग स्पेक्ट्रा को निकालते हो। तो बेसिकली अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा तो वहां पर आपके पास एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके से होंगे, राइट। तो अगर ट्रांजिशन आपके पास हुआ तो कहां पर होगा आपके पास n=1 से n=2 के अंदर। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में ये भी आपके पास फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। पहली बात तो 2s और 2p की सेम नहीं रहेगी, 2s यहां पर रहेगा, अगर तो 2p आपके पास यहां पर रहेगा, और 2p भी आपके पास क्या होता है यहां पर फर्दर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फर्दर ब्रेक होने के बाद जो आपके पास ये लेवल्स बन रहे हैं, जो आपके पास यहां पर ये माइक्रो स्टेट्स बन रही है, इन माइक्रो स्टेट्स का आप क्या नाम देते हो, एटॉमिक टर्म सिंबल, आप इन्हीं को ही बोलते हो। अब इन माइक्रो स्टेट्स के अंदर आपके पास ट्रांजिशन, कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, है ना, कौन से ट्रांजिशन आपके पास अलाउड होंगे, कौन से आपके पास फॉरबिडन होंगे, वही चीज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो अगेन दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट बार बोल रहा हूं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं, तो वहां पर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल के रिस्पेक्ट में आपको सिलेक्शन रूल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ और n और l की टर्म्स के अंदर ही सिलेक्शन रूल को पूरा डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन हुए तो वहां पर सिलेक्शन रूल को डिफाइन करने के लिए आप इन माइक्रोस्टेट्स की बात करते हो, यानी कि सिलेक्शन रूल डिफाइन करते हुए आप यहां पर एटॉमिक
एटॉमिक टर्म का यूज करोगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पास क्या होगा आपके पास, इस केस में आप लोग लेकर चलते हो हाइड्रोजन एटम को और हाइड्रोजन स्पीशीज को। यहाँ पर आपके पास डेल्टा एन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसका मतलब अगर आपके पास लेट से कोई ट्रांजिशन हो रहा है 2s से 8p के अंदर, है ना, 2s से 8p यहाँ पास कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन आपके पास अलाउड होगा। जनरली आपके पास जो सिलेक्शन आपके पास होते हैं उसके अंदर आप लगाकर चलते हो +-1 को ही आप ज़्यादा देखते हो, तो इसीलिए आप ये सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर तो 2 है n=2 है, यहाँ पर n=8 है, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा। यहाँ पर जो डेल्टा एन है वो तो +6 आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, डेल्टा एन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, डेल्टा एन के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन यस, डेल्टा एल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, वो आपके पास होता है यहाँ पर +-1, यानी कि S से अगर गया तो P में जाएगा, P से अगर गया तो D में जाएगा, है ना, अगर D से आपके पास गया तो वो F में जाएगा। क्यों भाई, आपके पास यहाँ पर डेल्टा +-1 है भाई। S के लिए आपके पास L की वैल्यू क्या होती है 0, इसके आपके पास क्या होती है 1, तो आपके पास क्या हो गया +1। P के लिए क्या होती है आपके पास 1, D आपके पास क्या होती है 2 होती है, तो 1 से 2 चला गया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 2 जाएगा, 2 से 1 भी वापस जा सकता है एमिशन स्पेक्ट्रा के केस के अंदर। आप ट्रांजिशन आपके पास ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी आपके पास हो सकते हैं। टेम्परेचर को राइज करोगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, आपका सिस्टम ठंडा होगा तो वापस से वो नीचे आएगा। तो आपके पास यहाँ पर डेल्टा एल के लिए जो सिलेक्शन आपके पास यहाँ पर वापस क्या है, +-1 है। साथ में आप यहाँ पर एल से डिफाइन करते हो एम एल के लिए, तो एम एल के लिए भी आपके पास सिलेक्शन वापस यहाँ पर क्या है, डेल्टा एम एल =0 और +-1 अलाउड है। 0 भी अलाउड है और +-1 भी आपके पास अलाउड है। तो इस डब्बे को आपको याद करना है। इस डब्बे के ऊपर बेस मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2s से 8p, क्या ये अलाउड होगा? तो भाई देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, s है यानी कि l की वैल्यू 0, यहाँ पास क्या है p है यानी कि l की वैल्यू 1, तो l से क्या कर रहा है वो 0 से 1 में जा रहा है यानी कि +1 में कर रहा है, तो ये अलाउड होगा। लेकिन n यहाँ पर आपके पास क्या है, अलग अलग, लेकिन उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो ये भी आपके पास अलाउड है। क्या 2s से 2p के अंदर जाएगा? क्या 2s से वो 2p के अंदर जाएगा? तो जा सकता है भाई, है ना, बिल्कुल जा सकता है। अब यहाँ पर पास क्या है, 2s से 3d में है, क्या ही जाएगा भाई? 2 और 3 देखना ही नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है पास s, यहाँ पर पास क्या d है, l=0 से l=2 में जा रहा है, नहीं जाएगा, राइट, फॉरबिडन है आपके पास ये। 3s से 7p के अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3p से 3d में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, राइट। तो ये आपके पास कुछ अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए थे। अब चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, जो है आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए आपके एटम के अंदर, तो उस केस में आपको सिलेक्शन रूल को एटॉमिक टर्म सिंबल से डिफाइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन रूल विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टर्म सिंबल। अब टर्म सिंबल क्या होता है आपके पास, आप पढ़ चुके हो, 2s+1, यहाँ पर आपके पास आता है l, इसे आप लोग क्या बोलते हो, टर्म बोलते हो। टर्म सिंबल क्या होगा, जब आप यहाँ j को भी इंक्लूड कर दोगे, राइट। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टर्म सिंबल। अब टर्म सिंबल में जो कंपोनेंट्स आपने यूज किया, आपने यहाँ पर यूज किया है इस कैपिटल S को, आपने यहाँ यूज किया है कैपिटल L की वैल्यू को, आपने यहाँ पर यूज किया है कैपिटल J की वैल्यू को, तो J, L और S के टर्म्स में आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, सिलेक्शन रूल होंगे। तो वही आपको यहाँ पर याद करने हैं। डेल्टा S आपके पास क्या होना चाहिए भाई, =0 आपका अलाउड होगा सिर्फ, है ना, इक्वल टू क्या होगा, 0 ही आपका अलाउड होगा। डेल्टा L आपके पास 0 और +-1 अलाउड है, और डेल्टा J आपका 0 और +-1 अलाउड है। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने की हैं। पहली क्या, पहली ये कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा S=0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास सिंगलेट से गया सिंगलेट के अंदर, ट्रिपलेट से जाएगा ट्रिपलेट के अंदर। लेकिन कभी कभी आपके पास ये जो सिलेक्शन रूल है ये वॉयलेट हो जाता है। जनरली आपके पास ये होने वाला है हैवियर एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन जब आपके पास ये वॉयलेट होगा उस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर भी जा सकता है, वो वाला ट्रांजिशन भी आपके पास अलाउड हो जाएगा उस केस के अंदर। और सिर्फ अलाउड ही नहीं, उन केसेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उसी ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी मिलने वाली है, आपके बहुत सारी पीक्स मिलेंगी, तो जो पहले आपके पास फॉरबिडन था वो ट्रांजिशन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो हाईली इंटेंस रहेगा, राइट। तो डेल्टा S=0 को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हैवियर एलिमेंट्स जब आपके पास आ जाए, जैसे कि आपके पास मरकरी आ जाए, तो उस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेल्टा S=0 है ये वॉयलेट भी होगा, राइट। एंड सेकेंडली जो आपके पास ये डेल्टा J=0 और +-1 अलाउड है, ये 0 आपके पास अलाउड होता है, यानी कि आपके पास अगर J=1 में आपके पास मॉलिक्यूल है, आपके पास आपका एटम है ना, तो कहाँ पर जा जाएगा, J=1 के ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि J=2 से 2 में चला जाएगा, J=3 से 3 में चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 0 से 0 के अंदर नहीं जाता है, J=0 टू J=0 आपके पास अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अब ये कहाँ के पास J=0 में है। और स्पेक्ट्रा पढ़ाते हुए जब मैंने आपको पढ़ाई थी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई होप आपने वो कोर्स देख लिया होगा, बट अगर नहीं देखा है तो भाई गलती कर रहे हो। इतनी क्वांटम अगर आपने पढ़ ली, मैंने पहले भी आपको बोला है कि क्वांटम केमिस्ट्री की प्योर एप्लीकेशन होती है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपके पास है वो आपके एग्जाम के अंदर भी आती है, पूरी कंप्लीट भी हो चुकी है। और वहाँ मैंने आपके पास एक जिक्र किया था एक चीज़ का, जो कि होता है ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल।
इंटीग्रल, यानी कि अगर आपके पास कोई एनर्जी लेवल यहाँ पर है, अगर आपके पास कोई एनर्जी लेवल पास यहाँ पर भी है, लेट्स से यहाँ पास एम एनर्जी लेवल पास क्या है, एन एनर्जी लेवल है, तो एम से एन में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा ये आपको पता कैसे चलता है? ये जो आपके पास यहाँ पर ये रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये रूल्स आप डिफाइन कैसे करते हो? इन रूल्स को आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स, राइट? उनको आप निकालते हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल बोलते हैं। किसी भी ट्रांजिशन को मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। अब J इक्वल टू 0 to 0 के अंदर आपके पास आपका जो ट्रांजिशन है उसको मोमेंटम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके पास जो आप निकालोगे ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल आपस की वैल्यू निकल जाती है, आपके पास 0 निकल कर आती है, राइट? वो हम कहाँ पर निकालने वाले हैं? फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर निकालेंगे। अभी के लिए बस याद कर लो, डेल्टा एस इक्वल टू 0 आपके पास अलाउड होगा, डेल्टा एल इक्वल टू 0 +-1 अलाउड होगा, डेल्टा J इक्वल टू 0 और +-1 अलाउड होगा। दो बातों का ध्यान रखना है कि जब आपके पास हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उस केस में ये जो पहला रूल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डेल्टा इक्वल टू 0 ये कभी कभी आपके पास वॉयलेट हो जाता है। साथ में J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 0 के अंदर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। आपसे बस ये पूछता है कि इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस नेट में बहुत बार रखे हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। बस पहले आप लोग एक बार सीख जाओ किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, कैसे आप एटॉमिक टर्म सिंबल को निकालते हो, कैसे आप निकालते हो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को। उसके बाद सारे ट्रांजिशंस को इकट्ठे पढ़ लें। कम से कम 20-25 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर से, राइट? आगे चलते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई सिलेक्शन रूल डेल्टा एस इक्वल टू 0 मस्ट बी ट्रीटेड विद क्वेश्चन बिकॉज इट डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली। मैं आपको बता चुका हूँ कि हैवियर एलिमेंट्स के अंदर आपके पास जाकर क्या हो जाएगा भाई? वॉलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज ब्रोकन डाउन बाय स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब ब्रोक भी क्यों होता है भाई? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होता है। क्यों आपके पास ये वॉलेट होगा? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होगा। और आप पहले पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपके पास z की पावर 4 के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, उस पर डिपेंड करती है। तो अगर z बढ़ेगा तो आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, उसका एक्सटेंड आपके पास बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ा उसकी वजह से आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू 0 जो पहले आपके पास अलाउड है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास पीक तो मिलती रहेगी, लेकिन साथ में डेल्टा एस इक्वल टू 0 की जगह डेल्टा एस इक्वल टू +1 है ना, डेल्टा एस इक्वल टू +2 उनके कोरस्पॉन्डिंग भी आपको पीक्स देखने को मिल जाएगी। Therefore, in case of heavier atom, selection rule tends to break down, and intensity of such spin forbidden transition depends on the extent of spin orbit coupling। जितनी ज़्यादा spin orbit coupling उतनी ही ज़्यादा पास क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास उस पीक की इंटेंसिटी हो जाती है। जो आपके पास जो मान लो आपके पास क्या है यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 0 जो आपके पास क्या है अलाउड होता है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या ट्रिपलेट से आपके पास सिंगलेट में ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा, फोरबिडन होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांजिशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पास क्या है डेल्टा इक्वल टू -2 हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इसकी इंटेंसिटी भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अबाउट ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ मरकरी। ये एग्जांपल आपकी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया इसके ऊपर से, है ना। अभी तक आपके पास ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना कि जब आपके पास लाइटर एलिमेंट्स होंगे, जब आपके पास लाइट से हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम एटम है, उस केस के अंदर आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू सिर्फ 0 ही अलाउड होता है। लेकिन जब आपके पास हैवियर एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे कि आपके पास हो जाएगा मरकरी, उस केस में आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग भी आपको एक पीक देखने को मिलेगी, जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, हाईली इंटेंस लाइन। एंड इन क्या आपको देखने को मिलती है? ये इन एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, मरकरी के एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर, राइट। अब चलते हैं आगे मैंने लिखी हुई एक प्यारी सी स्कीम जिसका नाम है ब्रैट स्कीम, है ना। बहुत सिंपल सा छोटा सा नाम है, लेकिन इस स्कीम को अगर आपने पढ़ लिया तो ये स्कीम आपकी हेल्प करने वाली है। किस चीज़ के अंदर हेल्प करेगी ये आपको इस स्कीम का अगर आप यूज़ करोगे, तो स्कीम का यूज़ करने के बाद आपके पास जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उनके एटॉमिक टर्म को आप जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे। अभी तक आप कैसे निकालते हो भाई? अगर मैं आपको बोल देता हूँ मान लो पास क्या है 2p2 की कॉन्फिग्रेशन है, तो आप कैसे निकालोगे इसको? आप यहाँ पर लेकर चलते हो भाई, p की वैल्यू लेकर चलोगे, यानी कि इसकी L1 की वैल्यू क्या है, इसकी L2 की वैल्यू क्या, फिर निकाल दोगे कैपिटल L को, इसकी S1 की वैल्यू क्या है, इसकी S2 की वैल्यू क्या, फिर निकालोगे आप कैपिटल S को। इसको आप कैसे निकालते हो? विद द हेल्प ऑफ गॉर्डन सीरीज उसको आप निकालते हो। L1 + L2 से कहाँ पर जाएगा वो? L1 - L2 जाएगा, S1 + S2 से S1 - S2 जाएगा, उसको आप निकालते हो। फिर L + S से L - से क्या करते हो आप? J निकालते हो। उससे आप क्या निकालते हो? एटॉमिक टर्म सिंबल को निकालते हो। तो कितना लंबा और बड़ा प्रोसेस हो गया, लेकिन ब्रैट स्कीम इस काम को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगी। लेकिन ये कब करेगी, कब इसको अप्लाई करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी चीज़ को लिखा हुआ है। ये आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आपके पास n की वैल्यू भी सेम हो और l की वैल्यू भी सेम हो, है ना। n की वैल्यू भी सेम हो और आपके पास l की वैल्यू भी सेम हो। जैसे कि अगर मैं आपको लिख कर देता हूँ 2p2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके पास दो
इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास 2 यानी कि n की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, 2 ही रहेगी। और ये दोनों p ऑर्बिटल के अंदर दैट मीन्स इसकी l की वैल्यू भी सेम रहेगी, n की वैल्यू भी सेम और l की वैल्यू भी सेम। इस टाइप के इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगर मैं लिख कर देता हूँ आपको p1d1 तो ये अब आपका इक्विवेलेंट नहीं रहा, राइट। लेट्स से आपके पास 3p1 है, आपके पास क्या है 3d1 है। वैसे तो आपके पास ये होगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये है 3p1 3d1, जनरल आपके पास क्या होने वाला है भाई 3d1 और आपके पास 4p1 होगा। लेकिन आपके पास छोड़ो, आप वो चीज़ अभी छोड़ो, अगर आपके पास 3p1 और 3d1 हुआ तो इस केस में आप क्या बोलोगे भाई, दोनों के लिए n की वैल्यू तो 3 है, लेकिन यहाँ पर पास l की वैल्यू क्या है भाई, p के लिए क्या होती है 1 होती है, d के पास क्या होती है 2 होती है। तो यहाँ पास क्या होगी, l की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस केस में आप इसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे। सो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टू राइट द टर्म इन प्रॉपर वे वी में जनरली यूज ब्रैड स्कीम, इसका हम यूज़ करेंगे। और एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर आपके पास उस सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि np2 है या फिर आपके पास nd2 है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में स्कीम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप इसको nd3 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, np3 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, np4 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उनके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये स्कीम अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगी, तो आपके लिए उतना इफेक्टिव काम नहीं करती है। मैं आपको बताऊँ कैसे करते हो आप, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी आपके पास क्या होती है, ब्रैड स्कीम होती है। कैसे निकालोगे, देखो भाई, अगर आपके पास लेट से np2 कॉन्फ़िगरेशन है, जिनके लिए आपके पास क्या होगा भाई, n की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या लिखी हुई है, n लिखी हुई है, वो 2p2 भी हो सकता है, 3p2 भी हो सकता है, 4p2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको क्या गिवन है। लेकिन मैंने यहाँ पर जनरली np2। अब इस np2 के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ भरे हुए हैं, इन दोनों के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n और l। दोनों के लिए आपके पास n की वैल्यू भी सेम और l की वैल्यू भी सेम है। n यहाँ पर n है और l आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, p के लिए 1 होता है। अब अगर यहाँ पर l की वैल्यू 1 होगी तो आपको ये तो पता है कि आपके पास जो ml का क्वांटम नंबर है वो कैसे वेरी करता है भाई, +l से -l, यानी कि वो कैसे वेरी करेगा, +1 से -1, और बीच में जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी आप लेकर चलोगे, यानी कि 0 को लेकर चलोगे। तो अगर आपको इतना लिखना आता है तो यहाँ से आप बड़े इजीली अपने एटॉमिक टर्म तक पहुँच सकते हो। कैसे पहुँचोगे भाई, अब बड़ा ध्यान सुनना कैसे आप इसको अप्लाई करने वाले हो। आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से बनाना है अपना एक कॉलम, है ना। आपको सबसे पहले फोकस रखना है कि आपके पास ml की यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है। तो ml के पास यहाँ वैल्यू क्या है, -1 है, 0 है, और आप +1 है, 0 है और -1 है। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है कैपिटल M, आपको यहाँ लिखना है स्मॉल ml, है ना। यहाँ पास क्या आएगा भाई, स्मॉल ml आता है। आप यहाँ लिखते हो पहले ml की वैल्यू अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ आप लिखोगे ml, यहाँ बात करोगे एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ बात करोगे दूसरे इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, यहाँ आप लिख दोगे +1 हो सकती है, 0 या फिर हो सकती है -1, यहाँ आप लिख दोगे -1, 0 और +1। इस तरीके से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ml की वैल्यू को 2 बार लिख दिया, लेकिन इस तरीके से लिखना है, एक को ऐसे और एक को ऐसे। उसके बाद आप बस इस वाले के अंदर, जैसे आपके पास आगे लिखा हुआ +1 लिखा हुआ है, तो इस +1 को आप इनके अंदर ऐड करते जाओ। कैसे ऐड करोगे भाई, +1 क्या हो जाएगा, +2, 0 +1 आपके पास क्या हो जाएगा, +1, -1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर दिया सिंपल ऐड। अब इसी आपके पास इस रो के यहाँ पर क्या करो भाई, 0 को ऐड करते चलो, तो क्या बन जाएगा, +1 0 आपके पास क्या है, +1 रहेगा, 0 + 0 आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा, -1 + 0 आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलर आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, 0 आएगा, यहाँ पास क्या आएगा -1, यहाँ पास क्या आएगा -2 आएगा। सेम आप इसको कर देखिएगा। तो वही टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पर बना रखी है। अब एक बार आपके सामने टेबल बन गई तो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको करना है सिंपल सी चीज़, आपको सिर्फ रिवर्स L को लिखना है, आपको उल्टे L को लिखना है। आपके पास L कैसा होता है भाई, ऐसा होता है। आपको कैसे बनाना है, आपको बनाना है कुछ तरीके से, एक बनेगा आपके पास L यहाँ पर इस तरीके से उल्टा L, एक बन जाएगा यहाँ पर, तो 2 L आपके पास यहाँ पर बन जाएंगे। 2 L बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को ऐड कर आपको अपने कैपिटल ml को लिखना है। देखिए भाई ध्यान से, मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पर मैंने यहाँ बनाया 2 L, है ना, मैंने यहाँ बना रखे 2 L। अभी डायगोनल पे क्या हो रखा है, इसको भूल जाओ, इसको मत देखो अभी, पहले आप बस ये 2 L को देखो। तो अब मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या मिल गई, एक मिल गई मुझे +2, +1, 0, -1, -2, यानी कि पास कैपिटल क्या हो जाएगा भाई, +2, +1, 0, -1, -2। यहाँ पर क्या निकलेगा, +1, 0 और -1, यानी कि +1, 0 और -1, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहा। भाई ml आप कैसे निकालते हो, L1 + L2 करते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, ML1 और ML2 को ऐड करोगे, आपस क्या आएगा, +2 आएगा। तो एक +2 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक पोजीशन बस क्या आ गई है भाई ML की, ये आ गई है +2, +1, 0, -1, -2 से आपस क्या आ गई है, +1, 0, -1 से आपस क्या आ गई, 0 आ गई है। अब अगर आपके पास ML की वैल्यू इतनी होती है, +2 भी है, +1 भी है, तो उसके पास L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई जैसे आप क्या बोलते हो, L = आपस क्या होता है भाई, d ऑर्बिटल होता है। तो d में आपके पास यहाँ पर क्या होती है, ML की वैल्यू -2 हो सकती है, -1, 0, +1 और +2 हो सकती है। बनाते यहाँ पर क्या हो, 5 ऑर्बिटल बनाते हो। तो अगर यहाँ पर आपके पास कैपिटल ML की वैल्यू भी ये 5 हो सकती है, तो आपके पास कैपिटल आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर कैपिटल L आपके पास 2 हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग पास टर्म यहाँ पर क्या होती है, D होती है।
सिंपल चीज़ है। सी में आपके पास यहाँ पर क्या है, एम एल आपके पास क्या है प्लस का 1 0 -1 आपके पास यहाँ पर एल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 के लिए आपके पास क्या होता है पी होता है। यहाँ पास क्या है सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी आपके पास एल की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ आपके पास बेसिकली हो जाने वाला है एस हो जाएगा। तो आपने टर्म निकाल ली है डी पी और एस आप लोगों ने यहाँ पर बड़े ईजिली निकाल लिया है। अब आपने यहाँ पर टर्म को तो निकाल लिया, लेकिन ये टर्म क्या है इनकम्प्लीट है। क्यों भाई, क्योंकि इन टर्म के ऊपर पास क्या है मल्टीप्लिसिटी अभी क्या है मिसिंग है। आपके पास टर्म क्या होती है, यहाँ एल भी होता है, आपके पास यहाँ पर क्या होता है 2s प्लस का 1 भी होता है। आपने निकाला भी क्या है कैपिटल एल को निकाला है। कैसे निकाला है आपने, इन एम एल की वैल्यू को ऐड करके ही निकाला है भाई, है ना। इन्हीं को तो आपने ऐड किया है, इनको तो आपने ऐड किया है भाई। पहले आपने इस एन के अंदर इसको ऐड किया, यानी कि आपने इस ml1 की वैल्यू पे इस ml2 की वैल्यू को ऐड किया। वहाँ से आप क्या निकालते हो, कैपिटल को निकालते हो। तो एल आपने निकाल लिया, अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी हो जाएगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 पास क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। अब ये आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको देखना है इस डायगोनल को। तो डायगोनल के ऊपर आपके पास जो भी नंबर्स आपको देखने को, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा जनरली 0 आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 0 के कोर्स पर क्या होता है भाई एस होगा, है ना। 2 के पास क्या होता है डी होता है। अब जहाँ पर आपके पास एल की वैल्यू 0 यानी कि एस है और एल की वैल्यू 2 यानी कि डी है, वहाँ पर आपकी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट आपके पास क्या हो जाएंगी सिंगलेट हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि आपके पास वो सिंगलेट क्यों हो रहा है भाई। अगर वो सिंगलेट दैट मीन्स आपके पास क्या है, दैट मीन्स आपके पास 2s प्लस 1 के आपके पास क्या है 1 की वैल्यू निकल कर आई है। दैट मीन आपके पास क्या निकल जाएगा एस टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपके पास एस की वैल्यू क्या है, यानी आपके पास कैपिटल एस की वैल्यू क्या है 0 है। और कैपिटल एस 0 कब होगा, जब आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक रहेगा अप स्पिन में, एक रहेगा डाउन स्पिन में। दैट मीन्स एक प्लस हाफ में एक माइनस हाफ के अंदर। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है उसके ऊपर आपको अब सोचना है। देखो भाई ध्यान से, आपने कहा कि जहाँ पर भी आपके पास 2 है और आपके पास 0 है यानी कि एस है और डी है, वो आपके पास क्या रहने वाले हैं सिंगलेट के अंदर रहेंगे। वो सिंगलेट में क्यों रहेंगे, अगर वो सिंगलेट के अंदर है तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो उनकी स्पिन क्या है अलग अलग है, स्पिन दोनों की सेम नहीं है। अब ऐसा क्यों है उसको ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो 2 है ये कैसे आया होगा, ये आपके पास आया जब आपने क्या किया है +1 के अंदर +1 को ऐड किया है। अगर आपके पास यहाँ पर ये 0 है तो ये कैसे आया होगा, जब आपने क्या किया है 0 को और 0 को ऐड किया है। ये आपके पास -2 कहाँ पर कैसे आया, जब आपने क्या किया है -1 को -1 के अंदर ऐड किया है। यानी कि आपने जब सेम ml की वैल्यू को ऐड किया तब जाके आपके पास क्या आया है +2 0 और -2 आया है। +2 कब आया, +1 को और +1 को ऐड किया। 0 को जब आप करोगे 0 आएगा, -1 है और -1 है। यानी कि ml की वैल्यू भी आप यहाँ पर जब उन इलेक्ट्रॉन्स की ml की वैल्यू आप सेम ले रहे हो तब जाकर आपके पास l की वैल्यू 0 और 2 निकल कर आई है। ml की वैल्यू सेम ले रहे हो, दैट क्लियरली मीन्स कि आपके पास उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू पहले सेम थी, l की वैल्यू जो थी पहले सेम थी, अब ml भी आपने सेम कर दिया। दैट मीन्स चौथा क्वांटम नंबर यानी कि ms की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक प्लस हाफ का है तो दूसरा के पास माइनस हाफ का होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो s क्या निकल जाएगा 0, प्लस हाफ ऐसा 0 होता है। और अगर वो 0 है दैट मीन्स आपके पास उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास 1 होनी ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास जो नंबर आपके पास यहाँ दिख रहे हैं डायगोनल के ऊपर, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो l की वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास टर्म थी यानी कि s और d थी, ये आपके पास क्या रहेंगे अब सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट स्टेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। इनकी ट्रिपलेट स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर लगाओगे सिंगलेट, यहाँ पर क्या लगाने वाले हो सिंगलेट लगाने वाले हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये आपके पास फिर क्या हो जाएगी ट्रिपलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। वो 1 हो गया, वो 1 हो गया, तो बीच आपके पास क्या होने वाला है 3 ही होगा। अब ये स्कीम आपने अप्लाई की है अभी किसके ऊपर भाई, आपने अप्लाई की है NP2 के ऊपर। इस स्कीम को आप ND2 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने लिखा है ऊपर, आपने लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ND2 आपके पास क्या होने वाला है 2 ही रहेंगे, तो उसके ऊपर भी आप इस स्कीम को बड़े ईजिली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। L=2 के आपके पास क्या होता है भाई 1D1 रहेगा, यहाँ पास क्या है P है तो इस ट्रिपलेट के अंदर रहेगा, यहाँ पास क्या है S आपस क्या रहेगा 1 के अंदर रहेगा। अब आप अगर इन टर्म का यूज़ कर माइक्रोस्टेट्स को निकालोगे तो वो आनी चाहिए सेम जब आप NP2 का यूज़ कर निकाल रहे थे। अगर मैं बात करूंगा NP2 की, आपके पास क्या है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, आपके पास ऑर्बिटल क्या है P है। दैट मीन्स P में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, कितने उसके अंदर हैं 2 है यानी कि 2 फैक्टोरियल। यहाँ पास क्या आएगा 6 - 2 फैक्टोरियल आएगा। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पास क्या निकलने वाला सब निकलेगा 6 × में 5 × में 4 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल × में आपके पास 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। दैट मीन्स 6 × 5 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आएगा यहाँ पर 3 से। दैन पास क्या निकल गई 15 निकल गई है, यानी कि NP2 के पास क्या होने वाली है 15 माइक्रोस्टेट्स होंगी। अब आपने NP2 का यूज़ कर इन टर्म्स को निकाल लिया है, तो जब मैं इन टर्म का यूज़ कर भी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास 15 ही आनी चाहिए। कर देख लो टर्म से आप कैसे निकालते हो माइक्रोस्टेट्स, उसका फॉर्मूला भी आप लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो। यहाँ पास क्या है 1D है, D के पास
एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होती है 2 होती है, दैट मीन्स 2l प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाने वाला है 5 है ना। तो मैं क्या करूँगा 2s प्लस 1 की वैल्यू को 2l प्लस 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, आपके पास क्या निकल जाएगी माइक्रो स्टेट्स निकल जाएंगी। तो 5 आएंगी यहाँ से, 3p से आपके पास आने वाली है 9, 3 इंटू 3 रहेगा, यहाँ पास क्या है 1 इंटू 1 रहेगा, यानी यहाँ से 1, यहाँ पास क्या हो गई टोटल आपके पास 15 ही हो गई है। तो इन चीज़ से आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर सारी की सारी टर्म निकाल दी हैं विद इन ए सेकेंड, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ना तो वो किया बार बार l को लिया L1 प्लस L2 से L1 माइनस L से S1 प्लस S2 S1 माइनस S2, वो कुछ भी नहीं किया आपने, और आपने क्या निकाल दी सारी की सारी टर्म्स आपने निकाल दी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ से इनका एनर्जी ऑर्डर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे कम एनर्जी आपके पास यहाँ पर किसकी होने वाली है, जिसकी आपके पास स्पिन मल्टीपल आपके पास क्या है ज़्यादा है, यानी कि ट्रिपलेट की आपके पास क्या होगी सबसे कम एनर्जी होगी। देन आपके पास आएंगे सिंगलेट वाले आएंगे, और सिंगलेट आपके पास दोनों यहाँ पर सिंगलेट हैं, तो उस केस में जिसके लिए एल की वैल्यू ज़्यादा वापस क्या रहेगा कम एनर्जी के ऊपर रहेगा। ये बात भी आप पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हो। अब इस स्कीम को आप अप्लाई करना ND² के ऊपर भी बड़े आराम से कर पाओगे। वीडियो को पॉज कर लो, अप्लाई करके देखो, क्योंकि मैं इसको भी कराने वाला हूँ। अब ND2 के अंदर भी आपके पास क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ NLN है ना, N भी सेम है और L भी सेम है। L के पास यहाँ पर क्या है 2 है, दैट मीन्स ML क्या हो सकता है -2 -1 0 +1 +2। अब जैसे आपने पहले लिखा था वैसे आपको इसको लिखना पड़ेगा अब, है ना। कैसे लिखोगे आप इसको, बनाओगे इस तरीके से डब्बा, प्लस का 2 प्लस का 1 0 -1 -2, यहाँ क्या है प्लस का 2 प्लस का 1 0 -1 -2 आपने लगा दिया। फिर आपने इसको ऐड किया है, +2 में आपने ऐड किया प्लस का 2 क्या निकल जाएगा, प्लस का 4 निकल गया। +1 में आपने ऐड किया प्लस का 2 यानी कि प्लस का 3 निकल गया, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 1 प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा, +3 2 1 0 -1। इस तरीके से कर देखना, आपके पास टेबल कुछ ऐसी आएगी। फिर आपको बनाने हैं उल्टे L, है ना, बनाने बहुत आसान है। आपके पास एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और जितने भी उल्टे L आपके पास बने हैं वहाँ से आप निकाल सकते हो कैपिटल ML की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पर सबसे बड़े वाला कौन सा है भाई, सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ +4 3 2 1 -1 -2 -3 -4, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ये किसके लिए आपके पास होने वाली है भाई, ये आपके पास होती है L की वैल्यू 4 के लिए, यानी कि G टर्म के लिए आपके पास ये होता है। ये आपके पास किसके लिए होने वाला है भाई, L = 3 के लिए, यानी कि F के लिए। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज आपके पास ML = प्लस का 2 +1 0 -1 -2 यानी कि 5 है। 5 के आपके पास किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है। यहाँ पर L की वैल्यू 1 निकली, यहाँ पर निकली L की वैल्यू 0 निकली है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। तो सारी की सारी टर्म्स आपने निकाल दी। अब सवाल ये है कि इनके ऊपर आप मल्टीप्लिसिटी कैसे लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे। उसके लिए आपको क्या देखना है, डायगोनल के ऊपर क्या क्या है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपको डायगोनल पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है प्लस का 4 है ना, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 0 मिल रहा है। और आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा S, यहाँ पास क्या रहेगा D, यहाँ पास क्या रहेगा G, यानी कि ये 3 टर्म आपके पास क्या रहने वाली हैं, सिंगलेट के अंदर रहेंगी, क्योंकि 3 क्वांटम नंबर ऑलरेडी आपके पास सेम थे। आपने यहाँ पर सेम रखा है भाई, +2 में +2 ऐड किया है ना, तब आपके पास प्लस का 4 निकल कर आया था। +1 में आपने +1 यहाँ पास निकल कर 2 निकल कर आया है, और 0 में आपने ऐड किया 0 पास क्या निकल कर आया है, 0 निकल कर आया है। तो इन 3 के लिए आपके पास N की वैल्यू, L की वैल्यू और ML की वैल्यू सेम हो चुकी है। तो MS की वैल्यू को डिफरेंट होना पड़ेगा, एक +½ दूसरा -½ दैट क्लियरली मीन्स कि उसकी 2s + 1 की वैल्यू पास क्या होने वाली है, 1 के बराबर होगी, यानी कि वो सिंगलेट होने वाला है। राइट, तो आप यहाँ पर लिख दोगे भाई G, D और S को कैसा करोगे, सिंगलेट करोगे। बाकी आपके पास यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, वापस होने वाले ट्रिपलेट, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा S, D और G पास क्या सिंगलेट है, और इनके बीच आपके पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास होने वाले हैं ट्रिपलेट। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि आपके पास डायगोनल के ऊपर हमेशा क्या होने वाले हैं, इवन नंबर ही होंगे। क्यों होंगे भाई इवन, क्योंकि आप किन्हीं भी 2 नंबर को जो सेम होंगे अगर आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। 2 + 2 भी आपके पास क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा, 1 + 1 पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो जब भी आप 2 सेम नंबर को ऐड करोगे पास क्या निकलने वाला है, इवन नंबर ही निकलेगा। इसीलिए आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स, यानी कि क्लियरली आप इस चीज़ को याद कर सकते हो कि जिन जिन आपके पास जो टर्म आपके पास इवन L के लिए है उनके लिए आपको सिंगलेट का यूज़ करना है, ताकि आप अपना पॉली एस्ट्रोजन प्रिंसिपल को अच्छे से बचा सको, उसको आप वॉयलेट ना करो, उसको आपको बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं करना है। एक बार आपके पास यहाँ पर सारी की सारी टर्म निकल जाएंगी, टर्म निकलने के बाद आप इनको ऑर्डर के अंदर भी सेट कर सकते हो। ट्रिपलेट वाली पहले आएंगी, और जब सबसे कम एनर्जी होती है ट्रिपलेट वाले की, और ट्रिपलेट की अगर आपके पास यहाँ पर 2 स्टेट हैं तो उसके साथ चेक करो कि L की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले आपके पास L की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए होगी, F के लिए होगी, दैट मीन्स 3F आएगा सबसे कम, फिर 3P, फिर 1G 1D और 1S। इस तरीके से आप उनको ऑर्डर के अंदर भी ऐड कर सकते हो। अब आपने तो ब्रैड स्कीम को भी पढ़ लिया, आपने पूरा डिटेल के अंदर ही पढ़ लिया, तो आप लोगों के लिए और भी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर NP2 देखने को मिल जाए या फिर ND2 देखने को मिल जाए तो आप उनके टर्म्स को कैसे डायरेक्टली विद इन सेकंड्स लिख सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर P है
दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास क्या रहेगी, L की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि L1 भी क्या हो गया 1, L2 भी क्या हो गया आपके पास 1। जो आपके पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास L की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। L1 1 हो गया, L2 आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। 1 + 1 से आप जाने वाले हो 1 - 1 के मैग्नीट्यूड तक, है ना, यानी कि आप जाने वाले कहाँ पर जाने वाले, आप यहाँ पर आने वाला है 2, यहाँ पास क्या आएगा 1 - 1 आपके पास आने वाला है 0। आपने यहाँ पर बीच में 1 को भी लिख दिया। 0 के लिए आपके पास होने वाली है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, और जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इवन नंबर्स उनके कोरस्पॉन्डिंग चुपचाप लगा दो सिंगलेट, और यहाँ पर क्या लगा दो, चुपचाप ट्रिपलेट लगा दो। आप चेक कर लो, रिजल्ट्स आपके पास वहाँ से भी सेम ही निकल कर आए हैं। बेसिकली सेम ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, तो वही चीज़ कर रहे हैं, आपके पास रिजल्ट सेम निकल कर आने ही वाला है। फिर यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ND2, L1 की वैल्यू 2 रहेगी, L2 की वैल्यू भी 2 रहेगी। L1 + L2 आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, और L1 - L2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 0, और यहाँ पर इंक्लूड कर दो बीच में 3 को भी, 2 को भी, 1 को भी। तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, और जो आपके पास इवन नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो आपके पास रहेंगी सिंगलेट के अंदर, और ये आपके पास कैसे रहने वाली है, आपके पास ट्रिपलेट के अंदर रहेंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने टर्म को निकालना है, और टर्म से माइक्रोस्टेट निकालना भी आपको आना चाहिए, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, आई होप कि आपको याद हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन कर दो भाई। वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ Ti हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 4s2, 3d1 and 4p1। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद 0 टोटल स्पिन वैल्यू फॉर द कॉन्फिगरेशन इज, यानी कि इस कॉन्फिगरेशन के लिए आपको बतानी है कि कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं जिनके लिए आपके पास कैपिटल S क्या है 0 के बराबर है, यानी कि आपके पास सिंगलेट वाले में कितनी टर्म रहेंगी और उन टर्म से आप कितनी माइक्रोस्टेट निकालोगे। भाई जब भी लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्या है D1 P1 है ना, आपके पास यहाँ पर क्या है D1 P1 है, भाई ये तो कंप्लीटली फिल्ड है तो इनको आप चेक नहीं करोगे, जो अनफिल्ड होती है उनको आप चेक करते हो। यहाँ पास क्या है 3D1 4P1 है, यानी कि D1 P1 आपको गिवन है। D1 P1 के लिए आप बना चुके हैं, बस यहाँ पर क्या आने वाला है भाई H = 0 के लिए आपके पास 1 के लिए यहाँ पर रहेगा, H = 0 आपके पास यहाँ पर रहेगा, है ना। यहाँ से निकलने वाला है सिंगलेट वाला स्टेट निकलेगी, यहाँ से निकलेगा आपके पास क्या ट्रिपलेट निकलेगी। ट्रिपलेट के अंदर आपके पास कितनी टर्म रहेगी आप निकाल चुके लास्ट लेक्चर के अंदर, चेक करो उनको। यहाँ से आप निकालते हो टर्म्स को, और इन टर्म से आप क्या निकाल सकते हो माइक्रोस्टेट्स। आप कैलकुलेट कर चुके हो कि यहाँ से आपके पास आने वाली है 45, यहाँ से आपके पास क्या आने वाली है 15, और अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखोगे आपके पास आने वाली है 60 आने वाली है। मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर ही बताया था, आई होप आपने निकाल कर देखा होगा। अगर आपने निकाल कर देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो कि S = 0 के अंदर, यानी कि सिंगलेट के अंदर आपके पास टोटल जो आएंगी माइक्रोस्टेट दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर B 15 आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। CSIR नेट दिसंबर 2012 के अंदर 4 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन। और सिर्फ यही नहीं, आपके पास CSIR नेट दिसंबर 2016 के पास क्या क्वेश्चन आया था भाई, एक सिंपल सा कांस्टेंट ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन आ गया था जो आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो। और इस टाइप से आपके पास 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं, मैंने वो लिखे नहीं हुए हैं, बट आई होप कि आप उनको बड़े आराम से कर लोगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में सारी चीजें तो पढ़ ही चुके हैं, राइट। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, ए कांस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई हाइड्रोजन के पास क्या है, यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पास क्या है लाइटर एलिमेंट है, और अगर लाइटर एलिमेंट है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। और अगर ऐसा आपके पास है तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। भाई बस वो पूछ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में उसने लिख कर दे दिया कि अगर आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती तो उस केस में आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन के अंदर क्या क्या रहेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइटर एलिमेंट के लिए आपके पास L, S और J तीनों क्या होते हैं, कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं। और हैवियर एटम के लिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, हैवियर एटम के लिए आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ J ही कांस्टेंट मोशन के अंदर रहेगा। वहां हम लोग बोलते हैं कि आपके पास यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आप नेग्लेजिबल मानकर चलते हो। लेकिन आपको यहाँ पर केस दिया हाइड्रोजन एटम का, यस वो लाइटर एलिमेंट ही है, लेकिन लाइटर एलिमेंट आपको यहाँ पर H के साथ साथ उसने ये भी दे दिया कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी आपको लेकर चलना है। तो जब आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को लेकर चलोगे, भाई जो आपके पास ये जो चीज़ आपके पास है कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वो लाइटर हैवी के ऊपर डिपेंड थोड़ा ना करता है, वो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसके ऊपर डिपेंड करता है तो आप इसको देखोगे, तो अगर ये आपको गिवन है तो, और जब आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ J क्या रहेगा, कांस्टेंट मोशन के अंदर रहेगा। J क्या होता है, J आपके पास होता है L + SB और L - SB, या फिर L + SB और L - SB। वो आपके पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है और टोटल भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास जो J है, अगर वो आपके पास एक अच्छा क्वांटम नंबर है, अगर वो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट मोशन के अंदर है, तो भाई L + SB आना चाहिए और L - SB आना चाहिए, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर C और D दोनों सही होने चाहिए। लेकिन इन दोनों के अंदर से आप सिर्फ और सिर्फ C को टिक करोगे, आप D को टिक नहीं करोगे, क्योंकि L + S आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप
आप इनको यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो जो चीज़ आपके पास कंस्ट्रक्टिव होती है वो ज़्यादा ही होगी। तो L प्लस S क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अब ये सेम टाइप का आपके पास क्वेश्चन दोबारा भी आ चुका एग्जाम के अंदर, वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपके हैवियर एटम के अंदर आपके पास वहाँ पर कॉन्स्टेंट मोशन के अंदर क्या रहेगा, है ना। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक बार बस ये क्वेश्चन भी आया था कि कॉन्स्टेंट मोशन के लिए आपके पास जो एरनफेस्ट थ्योरम में लिखा हुआ है उसके लिए कंडीशन क्या थी। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ एच ए आपके पास वहाँ पर एक ऑप्शन था, आपके पास वहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए आपके पास ऑप्शन में था, है ना। कुछ चीज़ आपके पास ऑप्शन के अंदर थी, तो वहाँ पर भी आपको चेक करना था कि उसके अंदर आपके पास सही आंसर क्या है, जो आप नोट्स कॉपी के अंदर ऑलरेडी लिख चुके हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को। अब जो आपने अभी पढ़ा है एटॉमिक टर्म सिंबल, आपने पढ़ लिया सेशन रूल को भी, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम कब करेंगे, वो हम लोग करेंगे एक बार हम लोग मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को पढ़ लें, उसका भी एक बार चेक कर लेते हैं सेशन रूल, और फिर दोनों ही जो आपके पास यहाँ पर एटॉमिक टर्म सिंबल और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है उन दोनों ही क्वेश्चन करेंगे साथ में, ताकि कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाए, जिसको हम करने वाले हैं कल के लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। वीडियो को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही जाना। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।